हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे पंचायती राज संस्थान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, शॉर्टकट में जिसे कहेंगे पीआरआई। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारत में पंचायती राज संस्थान, जिन्हें शॉर्टकट में पीआरआई कहते हैं, हमारे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली है। सबसे पहले देखेंगे भारत में पंचायती राज संस्थाओं का इतिहास और विकास, इसका मतलब कि इनकी शुरुआत किस प्रकार की गई थी, इसकी बात करें। सबसे पहले आते हैं हमारे प्राचीन और मध्यकालीन काल, मतलब जो एंशियंट और मिडाइवल पीरियड है, इनमें हमारी पंचायती राज संस्थाएं किस तरह काम करती थी। पंचायती राज का विचार हमारे भारत में नया नहीं है, मतलब आज का नहीं है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं प्राचीन काल से, मतलब लंबे समय से ग्रामीण समुदाय का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन काल में देखें हम, तो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सभा और समितियां जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, जो हमारे स्थानीय प्रशासन और न्याय को देखा करती थी। ग्रामीण एक शब्द था, एक पद था, जो क्या है, गांव का मुखिया हुआ करता था। उस गांव का मुखिया कौन हुआ करता था? ग्रामीण। चोल शासन की बात करें, चोल शासन जो हमारे दक्षिण भारत के अंदर शासन किया करता था, ये हमारे स्थानीय स्वशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है। जहाँ गांव की सभाएं उर और सभा कहलाती थी। गांव की जो सभाएं होती थी उसे उर और सभा कहते थे। तो हमारे प्राचीन काल की बात हुई, अर्थात इससे हमें ये पता चलता है प्राचीन काल में भी ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां हुआ करती थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी स्थानीय स्तर पर, मतलब स्थानीय स्तर पर स्वायत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहती थी। लेकिन मुगल काल के दौरान केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है। जो हमारे मुगल काल के अंदर जो हमारी केंद्रीय सत्ता थी, मुगल सत्ता, उसका हस्तक्षेप इसमें बढ़ता है। फिर ग्रामीण पंचायतों की बात करें तो इस काल में पंचायतें केवल सामाजिक और न्यायिक कार्य, मतलब विशेष रूप से जो जातिगत मामले होते थे वहां तक सीमित रह गई थी। मतलब पंचायतें क्या करती थी? केवल सामाजिक और न्यायिक कार्य ही किया करती थी, और इन्हें राज्य से कोई वित्तीय सहायता या फिर राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ करता था। तो हमने प्राचीन काल और मध्यकाल की व्यवस्था देख ली पंचायतों के संबंध में। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन ने भारत में केंद्रीकृत जो प्रशासन है उसको मजबूत किया, जिससे स्थानीय संस्थाएं कमजोर होती गई। उन्होंने कुछ प्रयास किए थे। बात करें कौन कौन से प्रयास किए, सबसे पहले आते हैं 1870। 1870 में आते हैं हमारे लॉर्ड मेयो का एक संकल्प आता है। संकल्प की बात करें तो लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण, मतलब जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका प्रस्ताव रखा था, जिससे कुछ स्थानीय निकायों को विनियमन की शक्ति मिलती है। तो शुरुआत हमें यहीं से देखनी है। जो ब्रिटिश सरकार की शुरुआत है, तो हमारे लॉर्ड मेयो का संकल्प था, इससे देखने को मिलती है। फिर 1882 बात करें, 1882 में आता है रिपन, जो लॉर्ड रिपन थे, इनका संकल्प आता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो रिपन का संकल्प था, जिसे क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वॉयसरॉय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था। इसीलिए उन्हें क्या, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने क्या, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के साथ स्थानीय बोर्डों की स्थापना पर जोर दिया था। फिर 1907 में हमारा रॉयल कमीशन आता है। हॉब हाउस की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, हॉब हाउस की अध्यक्षता में जो हमारा रॉयल कमीशन था, इस अब कमीशनी आयोग ने गांवों के महत्व पर बहुत ज्यादा जोर दिया और ग्राम पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की। 1920 की बात करें, कई प्रांतों में हमारे पंचायती राज अधिनियम उस समय पारित किए गए। 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम ने क्या किया? प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, जिससे हमारे स्थानीय स्वशासन प्रांतीय सरकारों के विषय बन गए थे। बीकानेर रियासत की बात करें तो बीकानेर रियासत राजस्थान की पहली रियासत बनी, जिसने 1928 में ग्राम पंचायत का गठन किया था। और भारत के मूल संविधान में पंचायती राज का प्रावधान या उल्लेख हमारे कहाँ दिए गए? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और विषय की बात करें तो राज्य सूची का 5वां विषय क्या है? हमारी स्थानीय सरकार। तो इस तरह ये तो हमने इतिहास देख लिया। अब हम देखेंगे पंचायती राज संस्थान, जिन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रास रूट, मतलब जिसे हम जमीनी स्तर कहते हैं, तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिए स्थापित किया गया स्थानीय शासन या फिर हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की संस्थाएं। संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने केवल एक सिंपल सा इतिहास देखा। अब संवैधानिक इतिहास की बात करें कि संविधान में किस प्रकार इसको स्थान मिला। 64वीं संविधान संशोधन हमारे 1989, मतलब कांग्रेस के जो हमारे राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयास किया। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 लाने का प्रयास किया गया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। पीआरआई को संवैधानिक दर्जा देने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। लेकिन ये विधेयक क्या है, हमारे राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। तो ये हमारे
संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। फिर आता हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। तो यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था, जिसके तहत क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलती है। राष्ट्रपति को कब अनुमति दी जाती है? तो 20 अप्रैल 1993 को इस जो अधिनियम है, इसको अनुमति मिलती है। भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को, जिसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को, तो भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान तो हो गए, मतलब 73 संविधान संशोधन के बाद की बात करें, तो 73 संविधान संशोधन ने संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए। बात करें कौन-कौन से परिवर्तन हुए इस संविधान के अंतर्गत? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक क्या रखा गया? पंचायत। बात करें अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हमारे इसके अंदर नए-नए अनुच्छेद जोड़े गए। बात करें 11वीं अनुसूची, तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आने वाले 29 विषय शामिल थे, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिन पर पीआरआई कानून बना सकती है और उन्हें लागू भी कर सकती है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 से 243 को, तो इन अनुच्छेदों में पंचायती राज संरचना, चुनाव, आरक्षण, शक्तियां, वित्त आयोग जैसे जो अनिवार्य प्रावधान थे, इसके अंदर शामिल किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान में पंचायती राज का ढांचा क्या है? राजस्थान भारत का पहला राज्य बना, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। उस समय थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। हालांकि कानूनी तौर पर यह बाद में व्यवस्थित हुआ था, लेकिन आप तारीख याद करेंगे, देश में पहली बार राज्य कौन सा है? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। अब ये 2 अक्टूबर की तारीख क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारी गांधी जयंती मनाई जाती है। एक अधिनियम आया था हमारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993, उसकी 53 93 नहीं 53 53 की बात करें, तो 73वें संविधान संशोधन से पहले बात यह है कि जब ये संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं हुए थे, उससे पहले राजस्थान में किस प्रकार ये किस अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती थी? ये था हमारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953। तो 73 संविधान संशोधन से पहले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के तहत चला करती थी, और ये अधिनियम पहली बार 1953 में बना था। लेकिन इस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को विधिवत रूप से स्थापित नहीं किया गया था। हमने पहले ही देखा था, जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी, इन्होंने पहली बार सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज संस्थाएं कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। फिर आता हमारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने यह अधिनियम लागू किया। लागू कब हुआ? तो आपको ये पता होना चाहिए, 24 अप्रैल 1993 को ये हमारा अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ था, जिसमें ये तय किया गया कि 1 वर्ष के भीतर-भीतर पूरे देश की राज्य सरकारें क्या है, सारे देश की राज्य सरकारें एक अधिनियम के द्वारा इसे लागू करेंगी। तो 1 वर्ष का समय दिया गया, तो राजस्थान सरकार ने 1 दिन पहले स्मार्टली, मतलब 23 अप्रैल 1994 को इसे राजस्थान में लागू किया। तो ये अधिनियम क्या 73 संविधान के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए लाया गया था। अधिनियम का नाम था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। अब हम देखेंगे राजस्थान में पंचायती राज हेतु कौन-कौन सी समितियां बनी थी, मतलब राजस्थान में पंचायती राज स्थापित करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताने हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने, उसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए समय-समय पर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। अब बात करें कौन-कौन सी समितियां थी। एक समिति थी हमारी हरिश्चंद्र शर्मा समिति, ये थी हमारी जो 1963 में बनी थी। पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक सुधारों पर सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। फिर सादीकली समिति 1964 में बनी थी। ये इसकी बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उपायों पर ये केंद्रित थी। फिर गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी थी। तो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर महत्वपूर्ण सुझाव इसने दिए थे। 1990 में हमारी बनती है हरलाल सिंह खर्रा समिति। 1990 में ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्वयन में, किसमें? ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज की भूमिका की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। अब थोड़े समय पहले हमने देखा था पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत क्या है, इस अधिनियम में 29 विषय दिए गए थे। कितने? 29 विषय दिए गए थे पीआरआई के अंतर्गत, और ये कहा गया था कि राज्य सरकार इनमें से अपनी इच्छानुसार कुछ विषय या फिर पूरे के पूरे विषय पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर करेगी। तो फिर हमारे गुलाब चंद्र कटारिया समिति बनती है 2009 में। यह तय करती है कि जो विषय देना शुरू किए जाने चाहिए।
2010 में पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषयों का हस्तांतरण करने की अनुशंसा की, जिससे उन्हें अधिक कार्यात्मक शक्तियाँ मिल सके। वीएस व्यास समिति की बात करें, 2010 में ये बनी थी। इन्होंने कहा ग्राम सचिवालय की स्थापना की अनुशंसा की कि जैसे राज्य का सचिवालय है, तो गाँव का भी सचिवालय होना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत के बैठने के लिए ग्राम सभा सदस्य और जो हमारे सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, तो इस तरह इनके बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए क्या ग्राम सचिवालय होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो इस तरह हमने कुछ समितियों के बारे में देखा, जिन्होंने क्या किया था, पंचायती राज के विकास में योगदान दिया। जैसे हमारे हरिश्चंद्र शर्मा समिति, सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति, वीएस व्यास समिति। अब हम देखेंगे जो संविधान में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसके प्रावधान है। तो भारत के संविधान का भाग 9 पंचायत मतलब पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य और विवेकाधीन प्रावधानों को निर्धारित करता है। ये हमारे कहाँ से कहाँ तक 243 से 243 ओ तक दिए गए हैं। सबसे पहले आता है 243 ए। 243 ए की बात करें, इसमें हमारे ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद क्या करता है? ग्राम सभा के गठन और शक्तियों का प्रावधान करता है कि ग्राम सभा का किस प्रकार गठन होगा और उनके कौन-कौन सी शक्तियाँ मिली हुई है। सबसे पहले प्रावधान की बात करें। ग्राम सभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है। ग्राम सभा के सदस्य कौन-कौन होंगे? ग्राम पंचायत के जो भी पंजीकृत मतदाता हैं, वे सभी क्या है? हमारे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। जो चुनाव आयोग के अंदर जो पंजीकृत मतदाता हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। आप इसे याद रखेंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच क्या होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। यदि वो उस समय उपस्थित नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच और दोनों की अनुपस्थिति हो, मतलब उप सरपंच और सरपंच दोनों अनुपस्थित हो, तो ग्राम सभा अपने में से जो उपस्थित सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुन सकती है। बाहर की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई एक चुना जाएगा अध्यक्ष बनने के लिए। फिर बैठकों की बात करें कि ग्राम सभा की बैठकें किस प्रकार होगी। संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में प्रावधान है कि वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठकें बुलाना अनिवार्य है। लेकिन हमारे एक कदम बढ़ा हमारे राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम, वो क्या कहता है कि राजस्थान में एक वर्ष में 4 बैठकें बुलाना अनिवार्य है। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 मई। इस प्रकार के कुछ तारीखें हैं, 4 तारीख तो इसमें दी हुई है। यदि जो हमारे सरपंच, उप-सरपंच चाहे तो और भी बैठकें बुला सकता है। लेकिन संविधान में तो 2 बैठक बुलाना अनिवार्य है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कहता है कि कम से कम 4 बैठकें बुलाना अनिवार्य है। फिर आती है कोरम या गणपूर्ति की, मतलब एक बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य आने जरूरी है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, मतलब 10वां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। बैठक बुलाने के अधिकार की बात करें, तो ये अधिकार मूलतः किसका है? सरपंच का है। बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? मूलतः सरपंच का होता है। सरपंच और सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम विकास अधिकारी, जिसे वीडियो कहते हैं, तो हमारे जो अभिषेक सर, यदि आपने देखा है, तो वो हमारे वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी के रूप में उस पंचायत सीरीज के अंदर आते हैं। तो वही हमारे बात कर रहे हैं कि बैठक बुलाने का अधिकार इनको है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 243 बी। 243 बी की बात करें, तो इसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है और पंचायतों की व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में जानी गई है। यह अनुच्छेद क्या है? राज्यों में पंचायती राज की संरचना निर्धारित करता है कि संरचना किस प्रकार होगी। त्रिस्तरीय प्रणाली, मतलब अनुच्छेद 243 बी एक में पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें हमारे सबसे टॉप लेवल पे होगी जिला परिषद, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं। मध्य में हमारी पंचायत समिति या इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल होता है और सबसे ग्रास रूट लेवल पे कौन होगा? हमारा ग्राम पंचायत, जो हमें क्या होगी? विलेज लेवल। कुछ अपवादों की बात कर रहे हैं जहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की छूट दी गई है। तो अनुच्छेद 243 बी 2 के अनुसार ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, आपको मुश्किल है ऐसा कोई राज्य होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो ऐसा कोई राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, तो उन राज्यों को त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाने से छूट दी गई है। वे द्विस्तरीय प्रणाली को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था वहां लागू नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वहां लागू होगी, लेकिन वो चाहे तो त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय व्यवस्था अपना सकते हैं। अब हम बात करेंगे 243 सी के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, पंचायतों की संरचना किस प्रकार होगी। यह अनुच्छेद क्या करता है? पंचायतों के विभिन्न स्तरों की संरचना और चुनाव पद्धतियों का उल्लेख करता है। बात करेंगे इसमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। क्या होगा? पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि हमारे
ग्राम पंचायत में वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव हमारे क्या है प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो वार्ड पंच होते हैं उनमें से किसी को सरपंच बना दिया जाता है। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की बात करें, जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उनमें से ही किया जाता है। पदेन सदस्य की बात करें, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें, जो पंचायत समिति की बात करें, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो पंचायत समिति में कौन होते हैं? हमारे एमएलए और एमएलसी। हमारे पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब कि उस क्षेत्र के अंदर जो भी पंचायत समिति पड़ेगी उसके अंदर वो जाके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो ये हमारे मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद के अंदर हमारे सांसद जो एमपी होते हैं, ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब ये कभी भी जानकारी ले सकते हैं और आ सकते हैं, बैठकों के अंदर भाग ले सकते हैं। फिर आरक्षण की बात आती है अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करता है कि कौन-कौन से वर्ग इसके अंदर आरक्षित होंगे। सबसे पहले देखें एससी एसटी के आरक्षण की, तो सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाएगी कि उस क्षेत्र के अंदर एससी एसटी की जनसंख्या किस प्रकार है, उसी के अनुसार क्या एससी एसटी को आरक्षण मिला जाएगा जनसंख्या के आधार पर 2011 की। यह आरक्षण प्रत्येक स्तर पर और अध्यक्ष सरपंच के पदों पर भी चक्रानुक्रमित मतलब रोटेशन के आधार पर लागू होगा कि पहले एससी फिर एसटी फिर हमारी महिला, तो इस तरह से आरक्षण दिया जाएगा। महिला आरक्षण की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान तो दिया गया है कि कुल सीटों का 1/3 या 33% भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला राज्य बनता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसने आरक्षण कितना इसे बढ़ाकर 50% कर दिया, और राजस्थान ने 2009 में यह बढ़ा के कितना 50% कर दिया, जिसे 2010 के चुनाव में लागू भी कर दिया गया था। ओबीसी की आरक्षण की बात करें तो राज्य विधानमंडल के लिए ये छोड़ा गया कि राज्य विधानमंडल कानून बना के अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राजस्थान में 1999 से ये 21% का आरक्षण दिया गया है रोटेशन बेस पे। अब कार्यकाल की बात करें 243 ई के अंतर्गत कार्यकाल किस प्रकार रहेगा, तो यह अनुच्छेद क्या करता है पंचायतों के कार्यकाल और विघटन से संबंधित है कि एक बार पंचायती राज मतलब पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद कितने समय तक वो है कार्यकाल उनका रहेगा। बात करें उनकी सामान्य कार्यकाल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल सामान्यतः कितना 5 वर्ष का होता है। अब यदि सरपंच उप सरपंच इनकी यदि मृत्यु हो जाती है या ये पद छोड़ देते हैं तो पद रिक्ति हो जाएगी, तब क्या होगा? पद रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। कितने 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब यदि वो 5 साल का टर्म है वो खत्म होने में 6 महीने से कम का समय बचा है, मतलब 4.5 साल हो गए और पद रिक्त हो गया, तो उपचुनाव कराना कोई जरूरी नहीं है। सबसे खास बात यह है कि यदि चुनाव कराया जाता है मतलब समय से पहले पद रिक्ति होती है, ये जो पंचायत भंग होती है, तो जो नई पंचायत होगी वो शेष कार्यकाल के लिए होगी, मतलब जो 3 साल के बाद यदि पद रिक्त हो जाता है तो नई पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तो वो कार्यकाल उनका कार्यकाल कितना रहेगा? केवल 2 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि वो नए 5 साल के लिए रहेगा, केवल 2 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल रहेगा। अनुच्छेद 243 एफ की बात करें, ये सदस्यों की निर्भरता मतलब अयोग्यता की बात करता है कि इसके लिए जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स है उनके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये कौन कौन सी योग्यता अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद क्या करता है पंचायती राज चुनाव के लिए योग्यताओं और अयोग्यताओं दोनों का प्रावधान करता है। सबसे पहले न्यूनतम योग्यता की बात करें, संविधान में क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है वहां का स्थानीय पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, वह बाहर से चुनाव नहीं लड़ सकता है, मतलब जिस पंचायत में चुनाव लड़ता है वह उसका पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। बात करें अयोग्यताओं की, राज्य कानून के द्वारा कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई है, मतलब वह किसी भी लाभ के पद धारण नहीं करने वाला होना चाहिए, मतलब वो किसी का डायरेक्टर या सरकारी नौकरी या फिर कुछ ऐसे पद पे नहीं बैठा होना चाहिए जिसे लाभ का पद कहेंगे। फिर सरकारी सेवा में होना ये भी नहीं होना चाहिए। फिर 21 नवंबर 1995 सर 21 क्या 27 नवंबर 1995 के बाद यदि उसके 2 से ज्यादा संतान है, राजस्थान में तय किया गया, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। 2018 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि यदि 2 संतानों में यदि कोई दिव्यांग संतान है तो उस संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या 2 संतानों में यदि कोई दिव्यांग संतान है तो वह क्या संतान की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के तहत 2014 में इसे अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 2014 के अंदर जो सरपंच के चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास कर दी गई थी,
लेकिन 2019 में इसे कैंसल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता चाहेगी उसे चुनेगी। यदि जनता अनपढ़ सरपंच चाहती है तो वह उसे चुन सकती है, तो जनता को फैसला करना चाहिए। इसीलिए 2019 में जो शैक्षणिक योग्यता थी इसको समाप्त कर दिया गया। फिर आता है हमारा 243 जी। इसके अंतर्गत क्या है? हमारी शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ये प्रावधान किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद क्या है? हमारे राज्य विधानमंडलों को कानून के द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देने का प्रावधान करता है जो उन्हें क्या है, स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। अब शक्तियों और अधिकार की बात करें, जैसे मुख्य रूप से 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना शामिल है। तो पंचायतों को कितने 29 विषय दिए गए हैं और कहाँ लिखे हैं? ये 11वीं अनुसूची में। कई बार परीक्षा में 29 के 29 विषय पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। जैसे एक विषय हमारे कृषि, कृषि विस्तार सहित। दूसरा हमारा भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन, कंसोलिडेशन, मृदा संरक्षण। तीसरा हमारा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विकास, जल विभाजन या वाटरशेड विकास। चौथा था हमारा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मतलब डेयरी, कुक्कुट पालन। पांचवा हमारा मत्स्य उद्योग। छठा हमारा सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सातवां हमारा लघु वन उत्पाद। आठवां आता है हमारा लघु उद्योग। आठवां हमारा आता है लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। नौवां हमारा आता है खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। 10वां हमारा ग्रामीण आवास, मतलब रूरल हाउसिंग। 11वां आता है हमारा पेयजल, जिसे ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। 12वां आता है हमारा ईंधन और चारा, फ्यूल और पाउडर। 13वां आता है हमारा सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन। 14वां आता है हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल किया गया है। 15वां आता है हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16वां आता है हमारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा इस 17 में आता है। 18वां व्यावसायिक शिक्षा। 19वां हमारा प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20वें में आता है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय में हमारे जो पंचायती राज का विषय है। ये हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, बाजार और मेले, मार्केट्स एंड फेयर्स। ये 23वां आता है हमारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, परिवार नियोजन सहित परिवार कल्याण। 25वां आता है हमारा महिला एवं बाल विकास, जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 26वां आता है हमारा समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत क्या विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। जो दुर्बल वर्ग है, विशेषकर हमारा एससी और एसटी का, इनका कल्याण की बात कही गई है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और 29वां आता है हमारा सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, मतलब जो कम्युनिटी एसेट्स है, इनका मेंटेनेंस। तो इस तरह क्या है, संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। वर्तमान में के प्रभावी रूप से देखें तो 23 विषय, 29 में से 23 विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ये राजस्थान की बात है, जिनके लिए निधियां और कार्यबल भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। जनसंख्या के मानक मुख्य रूप से ये निर्धारित करते हैं कि किस स्तर पर कितने सदस्य निर्वाचित होंगे और संस्था का गठन किस प्रकार से होगा। कई बार परीक्षाओं में इन चीजों को पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे, एक ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि हर गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जनसंख्या का क्या आधार है एक ग्राम पंचायत के लिए, कि 3000 या 3000 की से अधिक जनसंख्या के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। बात करें कौन कौन से पदाधिकारी होंगे एक ग्राम पंचायत के अंदर। एक सरपंच होगा, जो हमारे अध्यक्ष होगा, उप सरपंच, वार्ड पंच इसके सदस्य होंगे। फिर आता है हमारा पंचायत समिति, जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल है। ये हमारे खंड स्तर पे होगी। जो ब्लॉक लेवल है, हर ब्लॉक लेवल पे एक क्या पंचायत समिति होगी। जनसंख्या की बात करें तो 1 लाख का इसमें पैमाना तय किया गया है। तो 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, जिसका हेड हमारा प्रधान या अध्यक्ष होगा और उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, ये हमारे क्या इसके पदाधिकारी होंगे। जिला परिषद की बात करें तो एक राजस्व जिला इसके अंदर शामिल किया जाएगा, जिसमें 4 लाख या 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक जिला परिषद काम करेगी। इनके हेड की बात करें तो जिला प्रमुख अध्यक्ष होगा, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य इसके पदाधिकारी होंगे। तो हमारे तय हो गया 3000 से 3000 से ऊपर हमारी ग्राम पंचायत होगी, 1 लाख की मिनिमम ग्राम पंचायत समिति और 4 लाख से ऊपर जिला परिषद होगी। अब सदस्यों के निर्धारण की बात करें जनसंख्या के अनुपात में,
तो प्रत्येक स्तर पर संस्था के सदस्यों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत में वार्ड कितने होंगे? हर 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे। या 3000 की जनसंख्या पर कितने? 9 वार्ड होंगे। और उसके बाद भी यदि जनसंख्या बचती है, तो 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर अतिरिक्त 2 अतिरिक्त वार्ड पंच बढ़ा दिए जाएंगे। आप इसे याद रखेंगे कि हर 1000 की संख्या बढ़ने पर 2 हमारे वार्ड पंचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, मतलब 500 पे। फिर पंचायत समिति में सदस्यों की बात करें तो 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य होंगे पंचायत समिति में। इसके बाद भी यदि सदस्य बचते हैं तो हर 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। फिर बात करें जिला परिषद की, तो 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य होंगे एक जिला परिषद में। कितने? 17 सदस्य होंगे। और उसमें यदि 1 लाख की जनसंख्या अतिरिक्त होती है तो हर 1 लाख की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस त्रिस्तरीय संरचना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना और प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राजस्थान में 41 ग्राम जिला परिषदें, 437 पंचायत समितियां और लगभग 14,781 ग्राम पंचायतें हैं। और इस संख्या हाल ही में जो हमारे 8 नए जिला बने हैं, तो 8 जिलों में जिला परिषद गठन और 85 नई पंचायत समितियों और लगभग 3400 नई ग्राम पंचायतों गठन के बाद हुई है। मतलब जो नए 8 जिले बने हैं, इसके बाद जनसंख्या ये संख्या आई है। अब हम देखें पंचायती राज संस्थाओं के काम की, ये काम क्या क्या करती है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम बनाना इसका प्राथमिक कार्य है। दूसरा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना इसका दूसरा कार्य है। मेन ये दो काम। अब पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अब कार्य और पैसे कैसे आते हैं उसकी बात करें। कार्य वित्तीय स्रोत की बात करें, सबसे पहला मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या है? सामान्य प्रावधान की बात करें तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम बनाना और बने हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, दो हमारे मुख्य कार्य। पैसे की बात करें, पैसे आते हैं हमारे अनुच्छेद 243 एच से। मतलब पंचायती राज संस्थाओं के लिए कर मतलब टैक्स लगाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है 243 एच में। जैसे हमारे जल कर, पथ कर, मेलों पर कर, तो इस प्रकार के टैक्सेस लगा सकती है पंचायतें चाहे तो। इसका निर्धारण हमारा राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा कि जो हमारी पंचायतें हैं उनको किस प्रकार के वित्तीय स्रोत दिए जाएंगे। ये तय कौन करेगा? ये हमारा राज्य विधानमंडल करेगा। अब हम देखेंगे संवैधानिक निकाय और उनके प्रावधानों के बारे में। बात करें जो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर संवैधानिक कौन-कौन से निकाय बनाए गए हैं। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। एसएफसी मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन। नियुक्ति की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये क्या कार्य करता है? यह हमारे राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व हस्तांतरण और राज्य की संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करता है। खासकर देखें तो एसएफसी की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। आप इसे याद रखेंगे कि जो ये सलाह देते हैं राज्य सरकार जरूरी नहीं उनकी सलाह को माने, लेकिन ये एक तरह की संवैधानिक संस्था है जो हमारे 243 आई में दी गई है। फिर 243 जे की बात करें, जे की बात आती है हमारे लेखा परीक्षा और अंकेक्षण मतलब ऑडिट की बात आती है। तो लेखा परीक्षा पंचायती राज संस्थाओं के खातों के अंकेक्षण का निर्धारण या जांच राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाएगी, वो तय करता हमारे 243 जे। 243 के की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन या एसईसी भी कहते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संचालन के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख हमारे नगरीय निकाय के संदर्भ में देखें तो 243 जेड ए इसके अंदर किया गया है, जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की। अब अलग अलग जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं जो हमारे इसके अंदर किए गए। 243 एल की बात करें तो संघ द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन की बात करें तो 243 वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा, इसके प्रावधान दिए गए हमारे 243 एल में। 243 एम की बात करें तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। तो ऐसे राज्य या क्षेत्र की बात करें तो कुछ राज्यों और क्षेत्रों को इस अधिनियम से छूट दी गई है, जैसे हमारा नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, उनके पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को इस अधिनियम से छूट दी गई है। कौन कौन से? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और हमारे बंगाल का दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र। 243 एन की बात करें तो विद्यमान कानूनों पर बने रहना, तो अधिनियम लागू होने के बाद भी विद्यमान कानूनों के तहत
पंचायतों को बने रहना बताया गया है कि जो पंचायतें पहले से थी, उनको हम हटाएँगे नहीं, उन्हें ही मॉडिफ़ाई करेंगे। 243 एन की बात करें तो न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी जो मामले होंगे, उन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है कि चुनाव के मामले में न्यायालय नहीं आ सकता बीच में। अब हम बात करें पदाधिकारी होंगे, उनका चुनाव हो गया, अब उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनका त्यागपत्र कौन लेगा? तो पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तर जैसे हमारे जिला, खंड या पंचायत समिति या ग्राम, इन पर जो पदाधिकारी होंगे, उनकी शपथ और त्यागपत्र की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले देखें शपथ दिलाने वाले कौन-कौन अधिकारी होंगे। सबसे पहले मुख्य अधिकारी कौन है? जिला स्तर पे कौन होंगे? तो जिला प्रमुख, उप-जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य। इनको शपथ कौन दिलाएगा? जिला कलेक्टर। फिर खंड स्तर पे कौन होंगे? प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य। इनको शपथ कौन दिलाएगा? उपखंड अधिकारी मतलब एसडीओ। फिर हमारे ग्राम स्तर पे होंगे सरपंच, उप-सरपंच और वार्ड पंच। इनको शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इनकी शपथ की देख ली हमने। सबसे टॉप लेवल है जिला कलेक्टर, फिर एसडीओ या उपखंड अधिकारी, सबसे नीचे लेवल पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। बात करें त्यागपत्र की, तो कौन त्यागपत्र किसे देगा उसकी बात करें। जिला प्रमुख किसको त्यागपत्र देगा? तो हमारे संभागीय आयुक्त को, उपजिला प्रमुख जिला प्रमुख को। तो जिला प्रमुख किन-किन से ले सकता है? उपजिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य और प्रधान। आप इसे याद रखेंगे। प्रधान भी इसी श्रेणी में आता है, ये याद रखना। प्रधान भी इसी श्रेणी में आएगा। ये कौन लेगा? जिला प्रमुख इसका इस्तीफा लेगा। फिर पंचायत समिति के सदस्य और सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य और सरपंच, ये हमारे इससे कौन लेगा? ये हमारे प्रधान लेगा। फिर बात करें उप सरपंच और वार्ड पंच की बात करें तो हमारे बीडीओ, वो सरपंच की बात करें तो सरपंच का तो हमारे साफ लिखा हुआ ही है। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देगा? खंड विकास अधिकारी बीडीओ को, उप सरपंच खंड विकास अधिकारी और वार्ड पंच खंड विकास अधिकारी। तो आप इसे याद रखें, खंड विकास अधिकारी क्या? 3 लोगों से सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनसे त्यागपत्र लेगा। प्रधान की बात करें तो प्रधान क्या है? उप प्रधान और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, इनसे त्यागपत्र लेगा। ये 2 ही लोगों से ले सकता है, इन 2 लोगों से। आप इसे याद रखना। हमारे पहले तो मंजू देवी थी, जो हमारी पंचायत सीरीज थी, उसके अंदर प्रधान कौन थी हमारी? मंजू देवी। और अब तो क्रांति देवी बन गई है। अब बात करें पंचायती राज संस्थाओं की, तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें तो ये अधिनियम राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक आधार देता है। तो धाराओं की बात करें कौन कौन सी धाराएं। धारा 3 की बात करें तो इसमें वार्ड सभा, धारा 8 ए में ग्राम सभा, धारा 7 और 8 ई में वार्ड सभा और ग्राम सभा की कार्य, धारा 9, 10 और 11 में क्रम से पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन संस्थाओं का उल्लेख है। धारा 12, 13, 14 में क्रम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन है। धारा 18 सी में मतदान का अधिकार। धारा 19 में योग्यता मतलब वार्ड पंच की और सरपंच की क्या योग्यता होनी चाहिए। धारा 36 में इस्तीफा मतलब त्यागपत्र के बारे में बताया। धारा 37 में अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया। धारा 38 में निष्कासन या पद से हटाने के बारे में। धारा 48 में गणपूर्ति या कोरम के बारे में मतलब बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। धारा 50 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। धारा 79 में खंड विकास अधिकारी बीडीओ के बारे में बताया है। धारा 82 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के बारे में बताया, जो हमारी जिला परिषदों में बैठता है। धारा 89 के अंदर ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ के बारे में। धारा 117 में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है चुनाव के मामलों में। धारा 118 में राज्य वित्त आयोग। धारा 119 और 120 में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया है। जो प्राथमिकता धारा 120 को देनी है, यदि दोनों आपसे पूछी जाए तो 120 के बारे में बताना है राज्य निर्वाचन आयोग के। अब हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव किस तरह आता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल निर्वाचित जो हमारे राजनीतिक पदाधिकारी है उन्हीं के खिलाफ लाया जा सकता है। बात करें उल्लेख कैसे किया गया है, तो हमारे पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 में हमारे अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। किसके खिलाफ लाया जा सकता है? हमारे जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, केवल इनके खिलाफ ही हमारे अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लाने के लिए समर्थन कितना चाहिए? जो हमारी सदस्य संख्या है, उनका 1/3 सदस्यों का समर्थन इसको लाने के लिए ज़रूरी है और इसको पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी है। और ये प्रावधान हमारे राजस्थान पंचायती राज कानून 2007 के अनुसार है। पहले ये 2/3 था, अब क्या है इसको 3/4 कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, 3/4 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी है, पहले 2/3 हुआ करता था।
प्रतिबंध की बात करें तो संस्थाओं के गठन के शुरुआती 2 साल के अंदर ये हमारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताव। और पदाधिकारियों के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में भी ये जो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये शुरुआती तीसरे और चौथे वर्ष के अंदर ही लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य ऐच्छिक प्रावधानों के बारे में। तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए राज्यों के लिए कुछ प्रावधानों को बाध्यकारी और कुछ को स्वैच्छिक रखा है। सबसे पहले हम अनिवार्य और ऐच्छिक प्रावधानों के बारे में देखें, तो अनिवार्य कौन-कौन से प्रावधान है, इसकी बात करें, तो इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन का अनिवार्य प्रावधान है, ग्राम सभा के प्रावधान, तीनों स्तरों पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, सीट रिक्त होने पे 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराया जाना चाहिए, ये प्रावधान, राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी का गठन, राज्य वित्त आयोग मतलब एसएफसी का गठन, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मतलब सभी स्तरों पर, ये वाला प्रावधान, एससी-एसटी के आरक्षण मतलब जनसंख्या के अनुपात में ये प्रावधान, ये हमारे जो अनिवार्य प्रावधान है। ऐच्छिक प्रावधान कौन-कौन कर सकता है मतलब राज्य में जो राज्य विधानमंडल कौन-कौन से प्रावधान अपनी इच्छा से कर सकता है। पहला प्रावधान आता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन किस तरह दिए जाएँगे? पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण मतलब ऑडिट, महिलाओं को यदि 33% से ज़्यादा का आरक्षण दिया जाए तो दे सकती है। ओबीसी को किस प्रकार आरक्षण देना है? पंचायती राज संस्थाओं में एमपी, एमएलए, एमएलसी को प्रतिनिधित्व कैसे होगा? सरपंच का चुनाव मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रकार होगा? जिला आयोजना समिति की संरचना और संगठन, तो ये हमारे कुछ ऐच्छिक प्रावधान है। अब हम देखेंगे कुछ एरिया जहाँ हमारे क्या जनजातीय लोग रहते हैं, वहाँ पे पंचायती राज कानून लागू नहीं है, तो वहाँ पे क्या है पैसा कानून लागू है। तो पैसा कानून हमारे 1996 के अंदर लाया गया था, पैसा एक्ट 1996, जिसका पूरा नाम क्या है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान के भाग 9 जो हमारे पंचायत है उनके प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ विस्तारित करना, जिससे क्या है जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना हो सके। इसकी सिफारिश किसने की? हमारे दिलीप सिंह बूढ़िया समिति 1994 में इसकी सिफारिश की गई थी। तो ऐसे एरिया जहाँ पे हमारे पंचायती राज कानून लागू नहीं हो सकते, उनके लिए जो कानून बनाया गया था। बात करें राजस्थान के कौन-कौन से जिले हैं जहाँ इसको लागू किया गया था। सबसे पहले देखें राजस्थान में कब से लागू है, तो 30 सितंबर 1999 से इसे लागू किया गया था। और राजस्थान के कौन-कौन से जिले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही का जो आबू रोड क्षेत्र है, इनके अंदर हमारे ये कानून लागू है, पैसा कानून। देश की बात करें तो देश में 10 राज्य हैं ऐसे जिनमें पैसा कानून लागू है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ-साथ है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पहले एक थे, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले बिहार भी इसमें हुआ करता था लेकिन बिहार क्या है, ये हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने थे, उसके बाद से बिहार को हटा दिया गया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पे पेसा कानून 1996 में लागू है। बात करें इसके प्रावधानों की, तो इसके कौन-कौन से प्रावधान हैं? तो इन क्षेत्रों की 50% सीटें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षित है। ग्राम सभा की भूमिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है मतलब भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति समिति के गठन की बात करें, जिसमें क्या 33% सीटें महिलाओं को दे दी गई है। कौन-सी? शांति समिति। एक डीपीसी की बात करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें, जिला आयोजना समिति की, इसकी प्रकृति कैसी है? संवैधानिक स्थिति मतलब समिति है, संविधान के अंदर इसका नाम दिया गया है, अनुच्छेद 243 जेड डी के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिले में एकीकृत विकास कार्यों का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य है पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों की योजनाओं को मिलाकर ये क्या करते हैं? नगरीय मतलब एकीकृत विकास कार्यों का निर्माण करते हैं। सदस्यता की बात करें तो न्यूनतम 4/5 सदस्य मतलब 80% सदस्य पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से ही लिए जाते हैं। बात करें राजस्थान में डीपीसी की संरचना की, मतलब इसमें कुल 26 सदस्य हैं। एक तो हमारा इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जो कौन होता है? जिला प्रमुख। तो एक ये हो गया। फिर निर्वाचित सदस्य की बात करें 20 होते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं। कुल सदस्यों का कितना? 80% यही होते हैं। फिर पदेन सदस्य कितने होते हैं? 3। ये कौन-कौन होते हैं? जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ कहते हैं और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे एसीओ कहते हैं। ये 3 हमारे पदेन सदस्य होते हैं। एक मनोनीत सदस्य की बात करें तो 2 होते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत। तो 20 और 3 23 और 2 25 और एक हमारे पदेन अध्यक्ष 26। तो टोटल कितने? 26 सदस्य होते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं। तो 80% सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय शहरी निकायों से। अब हमने ये पंचायती राज संस्थाओं के सारे प्रावधान तो देख लिए। अब पंचायती राज संस्थाओं की कमियों के बारे में देखें। तो पंचायती राज संस्थाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी स्वायत्तता और कार्यान्वयन की क्षमता है, उसको सीमित करता है। जैसे एक कमी आती है हमारे अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। तो पंचायतों के पास स्वयं के कर लगाने की शक्तियाँ सीमित है, जिसके कारण वो बड़े पैमाने पे राज्य सरकार के अनुदान पे निर्भर करती है। तो फंड का विलंब से हस्तांतरण बात करें, जिससे क्या होता है, योजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो पाती। फिर अस्पष्ट कार्य विभाजन की बात करें, तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध 29 विषय, इनका पूर्ण रूप से हस्तांतरण किसी भी राज्य ने नहीं किया है। जैसे 23 विषय ही राजस्थान ने हस्तांतरित किए हैं। तो अधिकारों और दायित्वों के संबंध में राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में स्पष्टता नहीं है। फिर बात करें अत्यधिक नौकरशाही का हस्तक्षेप, पंचायतों में क्या है, नौकरशाही का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है। तो जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जैसे सीईओ, बीडीओ, ये हमारे क्या पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में अत्यधिक क्या नियंत्रण रखते हैं। कई राज्यों में नौकरशाही निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। फिर ग्राम सभा को इसमें सबसे ज्यादा मजबूत संस्था बताया गया है, लेकिन यहाँ पे वास्तव में क्या है, ग्राम सभा सबसे ज्यादा कमजोर होती जा रही है। ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होती और बैठकों में कोरम या गणपूर्ति नहीं हो पाती। ग्राम सभाएं योजनाओं के निर्माण और अनुमोदन में प्रभावी भागीदारी नहीं देती है। फिर राजनीति का अपराधीकरण या गुटबाजी की बात करें, तो स्थानीय चुनाव में जातिगत गुटबाजी, परिवारवाद और बाहुबल, इसका प्रभाव सब जगह देखा जा रहा है। फिर कर्मचारी के प्रशिक्षण की कमी की बात करें, तो पंचायतों के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और जो प्रशासनिक कर्मचारी है, इनका अभाव है। चुने गए जो प्रतिनिधि है, खासकर महिलाएं, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन हम इन कमियों को सुधार कर सकते हैं कैसे? पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के कौन-कौन से उपाय हैं? पंचायतों को वास्तविक रूप में सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। जैसे वित्तीय सुदृढ़ीकरण, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की बात करें, तो राज्यों को राज्य वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों को बाध्यकारी रूप से लागू करना चाहिए। पंचायतों को कर और शुल्क लगाने की स्वायत्ता बढ़ानी चाहिए, ताकि वे अपनी आय स्वयं जुटा सके। फंड के हस्तांतरण की प्रक्रिया को समयबद्ध और स्वचालित बनाया जाना चाहिए। शक्तियों के पूर्ण हस्तांतरण की बात करें, फुल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करें, तो 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को राज्य सरकारों को पूरी तरह से पंचायतों को हस्तांतरित कर देना चाहिए। फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज मतलब 3F, इसका हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिर ग्राम सभा का सशक्तिकरण की बात करें, तो ग्राम सभा की बैठकों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, कोरम को सरल बनाया जाना चाहिए। योजनाओं का अनुमोदन, लाभार्थियों के चयन और सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट में ग्राम सभा की भूमिका को अत्यधिक क्या पारदर्शी और निर्णायक बनाया जाना चाहिए। तो प्रशासनिक सुधार की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, तो पंचायतों को अपने स्तर पर कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आईटी और पारदर्शिता की बात करें, तो पंचायतों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए और योजनाओं की कार्यान्वयन में आईटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सभी पंचायतों के लिए ऑनलाइन लेखा परीक्षा मतलब ऑनलाइन ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।